हाँ स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होगा ये क्लास होगा कंप्लीटली ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको करना क्या है बेटा, आराम से इस क्लास को अच्छे से सुनो, कॉपी पेन ले लो बेटा और आराम से लिखो। इसको मैं कंसेप्ट आपके सामने पूरी की पूरी तरह यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना बेटा, वो दो सेल को मिला के बनता है। एक होता है बेटा गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। आप ये भी बोल सकते हो बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब बात करते हैं बेटा गैल्वेनिक सेल की। अब देखो गैल्वेनिक सेल में अगर मैं बात करूं गैल्वेनिक सेल का, तो गैल्वेनिक सेल में क्या इसको और क्या बोल सकते हो बेटा, इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हो। इसका जो एग्जाम्पल आपके बुक में है बेटा वो है आपका डैनियल सेल। तो आज के क्लास में पहले मैं डैनियल सेल के ऊपर आपको डिटेल में सिखाऊंगा और ये डिटेल में अगर एक बार आप सीख लेना बेटा तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो स्टार्ट करता हूं बेटा डैनियल सेल से। तो पहले तो समझ लो बेटा डैनियल सेल में आपको करना क्या है। आज यूजुअल बेटा वोल्टाइक सेल में जैसे होता है दो हाफ सेल आपको लेना होता है और इसमें देखो बेटा एक रॉड मैंने यहाँ पे जिंक का भरा, एक रॉड मैंने यहाँ पे कॉपर का रखा, एक जिंक का और एक कॉपर का, और इसको मैंने बाहर एक अमीटर के साथ जोड़ दिया। ओके, टू मेजर द करंट या फिर टू सी द फ्लो ऑफ करंट या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये रॉड आपका जिंक से बना है, ये रॉड आपका कॉपर से बना है। जहां पे आपने जिंक का रॉड रखा बेटा वहां पे आपको लेना क्या है, एक सॉल्यूशन जिंक का ही लेना है जिसका नाम है जिंक सल्फेट। जहां पे आपने कॉपर का रॉड रखा बेटा वहां पे आपको लेना है कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट दैट इज कॉपर सल्फेट। ये पहले तो समझ लो ये एक बेसिक अरेंजमेंट है बेटा किसका, डैनियल सेल का। आपको दो एक्टिव इलेक्ट्रोड लेना है। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसको भी डिटेल में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और जो रॉड लिया बेटा उसी का इलेक्ट्रोलाइट आपको यहाँ भर देना है। बिल्कुल सही सर। अब करना क्या है सुनो सर, ये आप जो बता रहे हो ये सर आपका डैनियल सेल बता रहे हो ना, बिल्कुल ये आपका वोल्टाइक सेल का या फिर गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है बेटा, ये कि आपका डैनियल सेल। तो पहले देखो बेटा आपकी बुक के हिसाब से पहले इसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब देखो बेटा ये जो डैनियल सेल है ये काम कैसे करेगा, यही आपके बहुत सारे बच्चों का डाउट है। इसमें कुछ नहीं होता बेटा, ध्यान से सुनिए। पहले तो बेटा जब भी कंस्ट्रक्शन की बात आता है एग्जाम में लिखने के लिए आपको यही सब लिखना है जो मैंने पहले बोला। जैसे कि आपको दो हाफ सेल लेना है, हाफ सेल में एक जिंक का रॉड, राइट में कॉपर का रॉड, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट आपको जिंक सल्फेट, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपको कॉपर सल्फेट, ये सब आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है बेटा कि इसमें कंस्ट्रक्शन में इसका वर्किंग प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं कैसे काम करता है, तो क्या होता है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो जो आपका जो लेफ्ट साइड होता है ना बेटा इसको आप लोग एनोड हाफ सेल बोलते हो। हमेशा लेफ्ट साइड में आप हमेशा इसको एनोड हाफ सेल बोलना, राइट साइड में आप हमेशा इसको कैथोड हाफ सेल बोलना। एनोड हाफ सेल और दूसरा होता है बेटा कैथोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा और यूजुअल, कैथोड हाफ सेल में रिडक्शन होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द सेल। एनोड कैथोड में यही रिएक्शन होता है बेटा। कि यहाँ पे भी सेम चीज देखने को मिलेगा, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होता है, पहले एनोड का रिएक्शन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एनोड में देखा गया कि जो जिंक है ना बेटा वो ऑक्सीडाइज होके Zn2+ में कन्वर्ट होता है। ऑब्वियसली जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, या फिर वो कैथोड में जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो एनोड में ऑक्सीडेशन हो गया, और कैथोड में कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा बेटा, कैथोड में बेटा ये जो Cu2+ SO4 है ये क्या करेगा, Cu2+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट सर ये रिएक्शन हुआ कैसे, सिंपल सी बात है बेटा। अब देखो जिंक जब Zn2+ में कन्वर्ट होता है ना बेटा वो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब ये सोल्यूशन में कूद गया है। देखो जिंक 2+ कैसे कूद गया सोल्यूशन में, और पीछे क्या छोड़ के गया है बेटा, या पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, इसी ओयर के थ्रू पास करेंगे
और इधर आएंगे। और यहाँ पे क्या है बेटा, जो कॉपर 2+ है इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे धीरे धीरे करके डिपॉजिट होगा। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है। आपने बोला बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। तो जिंक यहाँ पे थोड़ा सा हटेगा और कॉपर का डिपॉजिट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ेगा। चलो ठीक है सर, आपने बता दिया, ये समझ में आ गया। अब इसमें सर ये जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल ये सॉलिड ही है और ये आपका एक्वस फॉर्म में है, ये आपका एक्वस फॉर्म में है और ये आपका सॉलिड है, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा, बराबर। बट सर ये तो आपका हो गया कंस्ट्रक्शन, बट सर ये चलेगा ना अभी? बिल्कुल चलेगा बेटा, कुछ टाइम तक चला, कोई दिक्कत नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आया। मतलब क्या हुआ ना सर, आपका जिंक आपका इलेक्ट्रॉन छोड़ के Zn2+ में कन्वर्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके गया और यहाँ पे जो कॉपर 2+ आपने रखा वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कॉपर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे डिपॉजिट होने लगा। आपने बोला सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर ये तो चलेगा ना, अभी कंटिन्यू करेगा ना बेटा? अनफॉर्चुनेटली नो। अब कुछ हुआ क्या प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, इस दिक्कत को मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत करूंगा, इसको सुनना अच्छे से। और अगर डाउट है ना बेटा तो मैं जैसे लिखूंगा आप उसको लिख भी सकते हो, ओके? मतलब प्रॉब्लम एग्जाम में इसको डील कैसे करना है वही मैं सिखा रहा हूँ सर। प्रॉब्लम मतलब क्या, मतलब आपको मैं इसको ऐसे भी हेडिंग दे सकते हो, नीड ऑफ सॉल्ट ब्रिज। आपको इस सेल में एक सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट क्यों आया सर? सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट मतलब देखो बेटा, मैंने ऐसे सेल आपका बनाया था, यहाँ पे मैंने जिंक का रॉड लिया, यहाँ मैंने कॉपर का रॉड लिया, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट लिया, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट लिया, ये जिंक का रॉड था, ये कॉपर का रॉड था, बिल्कुल सही। और बाहर मैंने इसको इसे एमीटर में ज्वाइन किया है। एमीटर क्यों बेटा? फ्लो ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। अब क्या हुआ बेटा, मुझे क्या करना है ना बेटा, यहाँ पे एक इन्वर्टेड यू सेपरेट ऐसे करके एक ट्यूब लगाना है जिसको आप लोग बोलते हो सॉल्ट ब्रिज। मेरा अब पूरा का पूरा ध्यान इसी पे रहेगा। मतलब क्या, यहाँ पे जिंक आपका Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ गया, चलो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से CO2+ क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आपका CO2+ को एक्सेप्ट करके आपका कॉपर बन गया। अब मेरा मुद्दा क्या है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया ना, तो इस रॉड को मैं नेगेटिव बोलता हूँ और इसको मैं पॉजिटिव बोल दिया, चलो ठीक है। इसको मैंने एनोड बोला, इसको कैथोड बोला, चलो ठीक है। इसको मैंने एनोड बोला और इसको मैंने कैथोड बोला, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर बिल्कुल सही सर। अब मुद्दा क्या है, इसको अच्छे से सुनना है बेटा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया पहले बताइए हमें, और इस सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट क्या आया, और ये सॉल्ट ब्रिज है क्या सर, ये तो पहले बता दीजिए। देखो बेटा, जो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, ये सॉल्ट ब्रिज पहले क्या होता है पहले समझो। ये एक इन्वर्टेड यू सेपेड ग्लास ट्यूब है, बिल्कुल है बेटा सर। ये इन्वर्टेड यू सेपेड ग्लास ट्यूब है सर। इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर ना पहले आपने क्या भरा है बेटा, एक सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड या फिर जिलाटिनस सब्सटेंस आपने भरा। इसको क्या बोलते हैं, जिलाटिनस। अगर जानते हो बेटा क्या है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी करोगे तो देखिए बेटा इसको ना बहुत सारे कल्चर में मीडियम की तरह यूज किया जाता है। तो ये क्वासी फ्लूइड है, मतलब ये पूरा लिक्विड नहीं है, मतलब ये सेमी लिक्विड टाइप का है। तो जिलाटिनस अगर इज पैक्ड इन द ट्यूब, ओके, इन द ग्लास ट्यूब। तो जिलाटिनस अगर क्या करेगा बेटा, एक मीडियम है, जिस मीडियम में आपका आयन का फ्लो होने वाला है। सर कौन सा आयन और कैसा आयन, सुनना बेटा, क्या होता है ना बेटा, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर आपको कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर देना है। देखो बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक सर कैसे, जैसे कि KCl, NH4Cl, NH4NO3, ये सब बेटा आपको भर देना है।
किसमें? आपको सॉल्ट ब्रिज में। तो क्या सुना आपने बेटा? सॉल्ट ब्रिज जो क्या है बेटा? पहले तो सॉल्ट ब्रिज क्या है? एक इन्वर्टेड एयर सेपरेटेड ग्लास ट्यूब है, उसमें आपने भरा क्या बेटा? लाइक मीडियम भरा, जिस मीडियम पे आपको आयन का फ्लो होगा। वो मीडियम किससे बना है? जिलाटिनस जिलाटिनस अगर इस पैक्ड, जिलाटिनस अगर एक मीडियम है, एक सेमी लिक्विड मीडियम है। और उसके बाद क्या है बेटा? उस मीडियम में आपने क्या भरा? कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा, जैसे कि आपका NH4Cl, NH4NO3, KCl, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सर। बट सर ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? देखो बेटा, इनका कुछ नेचर होता है। इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कुछ नेचर होता है। पहले तो बेटा यहाँ पे ना मोबिलिटी सेम होता है, मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड आनायन और सेम। ओके तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे जो कैटायन और आनायन, सर जैसे कि मैंने KCl लिया, इसका कैटायन कौन है? K+, आनायन कौन है? Cl-। इनका मोबिलिटी इस मीडियम के अंदर, जो जिलाटिनस अगर मीडियम आपने लिया, उस मीडियम में इनका मोबिलिटी जो फ्लो होगा ना, उनका रेट आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि K+ आपका बहुत जोर से मूव करेगा, Cl आपका Cl- स्लो मूव करेगा, ऐसा नहीं। इन मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड आनायन शुड बी सेम। दूसरा क्या है बेटा? हमेशा याद रखना बेटा, ये जो आयन्स है ना, दिस जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिनका जो आयन्स है, ये इस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन्स है उनके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट जनरेट नहीं करना चाहिए। तो देख शुड नॉट रिएक्ट ऑन आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब देखो बेटा, ये जो आपके अंदर आने वाले हैं आयन्स, क्यों आएंगे वो तो मैं बताऊंगा, यही तो हम पढ़ने वाले हैं। अभी तो सॉल्ट ब्रिज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बता रहा हूँ। ये इन्वर्टेड यू सेपरेटेड ग्लास ट्यूब है, जिसमें आपने एक जिलाटिनस अगर मीडियम भर दिया और साथ में न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट उसमें छोड़ा है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनका नेचर क्या होता है ना, उनका जो कैटायन आयन का मोबिलिटी सेम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये ना, ये न्यूट्रल का मतलब क्या ना, ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसके साथ? आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ। मतलब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है Zn2+, SO2-, इन आयन के साथ इनका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है बेटा? They should not oxidize or reduced at the electrode। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रोड के पास ना ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ना रिडक्शन होना चाहिए। मतलब ये इनर्ट का मतलब क्या? मतलब इनका इलेक्ट्रोड यहाँ पे जब आएंगे ना बेटा, उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब ये आके बोलेंगे भाई हम भी जिंक के साथ, K+ आके बोलेगा मैं Zn+2+ के साथ में कम्पीट करना चाहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका जिनका हो रहा था उसका हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन Cu2+ का रिडक्शन। ये आयन आके यहाँ पे कंपटीशन नहीं कर सकते, या फिर इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो सकता। मतलब इसलिए मैंने बोला दे शुड नॉट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड। ये तीन बेटा नेचर प्लीज इसका याद रख लेना, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है। और ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे लिखा ना बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज का एक बेसिक आइडिया है। इन्वर्टेड ग्लास यू सेपरेटेड ग्लास ट्यूब है, उसमें आपने एक जिलाटिनस मीडियम भरा जो कि अगर से बना है। अगर क्या है बेटा? एक सेमी व्हाइट कलर का सेमी लिक्विड सब्सटेंस है जिसमें आयन का फ्लो हो सकता है। और वहां पे आपने आयन कौन सा आयन? आपने न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट भरा है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा जिसको बोलते हो, जैसे KCl, NH4Cl, NH4NO3, ये सब आपके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या फिर न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? उनका इनर्टनेस होना चाहिए, जो कि मैंने तीन यहाँ पे नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स उनका बताया। पहले तो नॉर्मल कैटायन आयन का मोबिलिटी सेम होना चाहिए, और उसका इनर्टनेस के ऊपर मैंने क्या बोला? इस इलेक्ट्रोलाइट के आयन के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है? इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड में नहीं होना चाहिए। तो ये है सॉल्ट ब्रिज। अब क्वेश्चन मुद्दा ये है बेटा कि इस सॉल्ट ब्रिज का हमें नीड क्या है सर? यही तो हमें सीखना है, प्रॉब्लम क्या हुआ और नीड ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या हुआ। पहला बेटा मैं आपको प्रॉब्लम सिखाता हूँ एनोड में। अब सुनो क्या हुआ। अब बार बार आप बोल रहे हो कि सर जब अपने सेल ऐसे बिल्ड किया ना सर, देखिए सर ये दो सेल अपने बिल्ड किया। अब देखिए सर ये आपका जिंक का रॉड था, ये आपका कॉपर का रॉड था।
आपकी जिंक के रॉड से आपका Zn2 प्लस आपके सोल्यूशन में जाने लगा। आपने बोला बिल्कुल सही सर। जब Zn2 प्लस सोल्यूशन में जाने लगा और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन आपका छोड़ के गया जो कि नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो ये एनोड को ऑब्जॉर्व करके फिर कैथोड की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ बेटा, जब इसने इलेक्ट्रॉन आपका बार बार इसे छोड़ के Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, सॉल्यूशन में Zn2 प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ने लगा। क्योंकि एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? यही तो रिएक्शन मैंने सिखाया था बेटा, यही रिएक्शन एनोड में होगा और यही रिएक्शन आपको एनोड में चाहिए भी, क्योंकि यही रिएक्शन अगर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉन्च करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा और कॉपर 2 प्लस रिड्यूस होकर कॉपर बनेगा, मतलब सर्किट आपका कंप्लीट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, एटलीस्ट सर्किट कंप्लीट तो बात की बात है, इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो होना चाहिए ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे ही तो होगा जब जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट होगा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। पर यहाँ पे हुआ क्या, जब आपका यहाँ पे जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट होने लगा बेटा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे Zn2 प्लस का कंसेंट्रेशन टाइम टू टाइम बढ़ने लगा, बट SO4 का कंसेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि SO4 में SO4 तो वैसे ही पड़ा है, बट Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए सॉल्यूशन में Zn2 प्लस का कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ने लगा। तो एनोड में क्या हुआ बेटा, ये the concentration of Zn2 plus increases, high concentration of SO4 minus remains the same। तो हुआ क्या बेटा सर, इससे प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या हुआ बेटा, जब पॉजिटिव बहुत बढ़ जाता है और नेगेटिव घट जाता है तो उनमें चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जो चार्ज डिफरेंस क्रिएट हुआ बेटा, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। कहाँ पे? इसी सॉल्यूशन के अंदर, किसके बीच में? Zn2 प्लस एंड सल्फेट आयन के बीच में। तो बेटा हेंस a charge difference और potential difference is generated in the electrolytic solution। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना बेटा, उसमें एक चार्ज डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है बेटा। दिस PD पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं जानते हो बेटा? जीटा पोटेंशियल। इस चार्ज डिफरेंस को आप लोग बोलते हो जीटा पोटेंशियल। सिर्फ जीटा पोटेंशियल मतलब जब Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो Zn2 प्लस का मात्रा बढ़ रहा है और सल्फेट का सेम, तो इसीलिए चार्ज डिफरेंस और चार्ज डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को जीटा पोटेंशियल बोलते हो ना सर? बिल्कुल। अब क्या होता है सुनो बेटा, अब जब इतना चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है ना या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये जीटा पोटेंशियल क्या करता है? दिस जीटा पोटेंशियल कंपेल मतलब एक चीज की जबरदस्ती करना। सर क्या करता है? कंपेल some Zn2 plus to convert itself तो Zn क्या होता है ना बेटा, जब आपका Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो गया, ये तो जीटा पोटेंशियल था ना बेटा, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या करेगा? कंपेयर करेगा कुछ Zn2 प्लस को Zn2 में कन्वर्ट करने में। वो बोलेगा भाई बहुत ज्यादा हो गया Zn2 प्लस, अब देखो मैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हूँ, मैनेज करना पड़ेगा, तो Zn2 प्लस को Zn में कन्वर्ट करो भाई, प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या होगा ना बेटा, तो स्टार्टिंग में क्या था, आपका जिंक आपका Zn2 प्लस में कन्वर्ट होता था। अब क्या होगा बेटा, यही रिएक्शन जीटा पोटेंशियल की वजह से Zn2 प्लस अब जिंक में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो मतलब देखो आगे की तरफ भी रिएक्शन जा रहा था, अब रिएक्शन पीछे की तरफ भी आ रहा है, मतलब एक रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन हो गया, और जहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन वहां पे इक्विलिब्रियम होता है बेटा। ओके, हेंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन, ये क्या है बेटा? सॉलिड, ये आपका बिटवीन Zn and Zn2 प्लस,
और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया। क्यों? अरे भाई Zn टू प्लस में कन्वर्ट, फिर Zn टू प्लस Zn में कन्वर्ट हो जा रहा है उसी इलेक्ट्रॉन को यूज करके, तो इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन कहाँ हुआ? तो इसका मतलब क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन Zn and Zn2 plus and flow of electron stops. Hence, the cell stops to work. जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही बंद हो गया तो सेल का वर्किंग भी बंद हो गया। अब क्या करें सर? ना देखिए, अब करना क्या है आपको पहले समझो। आपको ना इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना है। इस डायरेक्शन में अगर ले सकते हो तब ये फिर से सेल काम करना स्टार्ट करेगा। सर फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या? या फिर से जिंक को Zn2+ में कन्वर्ट करो, तब जाके फिर से इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। ये देखो बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज आपका कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। ये फिर से इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा, फिर से सेल चालू करना हो जाएगा। अब तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन ही आपने बंद कर दिया, तो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको लेना है टू मेक दिस सेल वर्क। To make this cell work, the equilibrium should shift in the forward direction. Equilibrium मतलब reaction, मतलब the reaction should proceed in forward direction. Equilibrium should shift in the forward direction. अब इस मुद्दे को समझो बेटा, अगर इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो रिएक्शन काम करेगा, बट अब इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जा रहा है बेटा? अब Zn2+ का कंसंट्रेशन अभी भी बहुत ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम तो पीछे की तरफ जा रहा है ना बेटा। रिएक्शन पीछे की तरफ होने का टेंडेंसी उसका ज्यादा है, तो इसको बंद कैसे करेंगे? आपको इक्विलिब्रियम को या फिर रिएक्शन को आगे की तरफ लेना है, बट रिएक्शन तो पीछे की तरफ जा रहा है क्योंकि Zn2+ ज्यादा है। तो काम करते हैं बेटा, आपको बस इस Zn2+ के कंसंट्रेशन को कम कर देना है। जैसे ली चैटरलैंड ने बोला, अगर इसके कंसंट्रेशन को कम कर दोगे तो रिएक्शन आपका कहां जाएगा बेटा? तो रिएक्शन आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है बेटा? हेंस दिस इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा बेटा? ओनली इफ यू डिक्रीज the concentration of Zn2+। आपको Zn2+ की कंसंट्रेशन को है डिक्रीज कराना है। सर Zn2+ की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कैसे करेंगे? ना भाई, इसको किसी आयन के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल सॉल्ट बना दो, तो हेंस ए आयन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सॉल्ट ब्रिज। तो मतलब ये जो Zn2+ को अगर न्यूट्रल करना है ना, तो आपको आयन इंट्रोड्यूस करा देना है। किस कहां से आएगा सर आयन? सॉल्ट ब्रिज। यही तो है, आपने भरा है, देखो बेटा, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट भरा। जैसे कि मैं बोलूंगा ये Cl- Ak+, अब इस Cl- इससे होके अंदर आएगा, तो क्या होगा? आयन इज इंट्रोड्यूस बाय सॉल्ट ब्रिज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस Zn2+। यही आपका नीड है बेटा, यही आपका नीड है बेटा सॉल्ट ब्रिज का एनोड में। अब इसी चीज को अगर मैं कैथोड में बोलूं, सेम चीज होगा। अब सुनो बेटा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा चीजें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब सुनो बेटा, इसी चीज को अगर किसी ने बोला कि सर ये तो क्या एनोड में हो गया, अब कैथोड में भी सेम होगा क्या? कैथोड में भी आपका वही आपका सॉल्ट ब्रिज ही सब कुछ करेगा क्या? बिल्कुल बेटा। आपने देखा कैथोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? या Cu2+ आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब मुद्दा क्या है बेटा? सुनो, अब Cu2+ इतना कम हो गया ना सॉल्यूशन में, तो सल्फेट का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया क्योंकि Cu2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉल्यूशन में इतने ज्यादा जो सल्फेट आयन आपने भर के रखा है, वो सल्फेट आयन की वजह से क्या हो रहा है बेटा? इतना ज्यादा सल्फेट हो गया सॉल्यूशन में, कॉपर पूरा कम हो गया, तो सॉल्यूशन के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया जिसको जीटा पोटेंशियल बोलते हो। अब ये जीटा पोटेंशियल क्या करेगा? तो Cu2+ की कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब कॉपर से Cu2+ लाने की कोशिश करेगा, तो फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। किसमें? इस रिएक्शन में। जिस रिएक्शन में Cu2+ आपकी कॉपर में कन्वर्ट होता है ना बेटा, इस रिएक्शन में आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस या फिर एमिशन बंद हो जाएगा। ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, बंद ही हो जाएगा एक्सेप्टेंस।
तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इस इक्विलिब्रियम को आपको शिफ्ट कराना है। सर इक्विलिब्रियम शिफ्ट का मतलब क्या, ना आपको इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है। ये जो इक्विलिब्रियम आपका बना है ना इन दोनों के बीच में, इक्विलिब्रियम क्यों बना, क्योंकि भाई पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में Cu2+ का कंसेंट्रेशन अब कम होने लगा, तो Cu2+ का कम और सल्फेट का बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है ना, दोनों में चार्ज डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसको आप लोग जीटा पोटेंशियल बोलते हो। तो जीटा पोटेंशियल कंपेयर करेगा, भाई देखो मैं हूं तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो करेगा क्या, कंपेयर करेगा कॉपर को Copper2+ में कन्वर्ट करने के लिए। तो कॉपर जब Copper2+ में कन्वर्ट होगा, उल्टे डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को चालू कैसे करना है ना सर, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना सर, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो आपने जिंक ने छोड़ा, इसको इलेक्ट्रॉन को Copper2+ एक्सेप्ट करेगा और कुछ को कॉपर में कन्वर्ट करेगा। सर करेंगे कैसे, क्या Copper2+ की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देने में ऐसे बढ़ाने वाला कोई ट्रिक है क्या आपके पास? नहीं है बेटा, बट मैं एक चीज कर सकता हूं बेटा, सल्फेट की कंसेंट्रेशन को कम कर देता है। प्रॉब्लम किसमें हो रहा है बेटा, जीटा पोटेंशियल से। तो आप अगर Cu2+ की कंसेंट्रेशन को बढ़ा नहीं सकते तो सल्फेट की कंसेंट्रेशन को कम कर दो, तो कैसे होगा सर? इट इज डन बाय डिक्रीजिंग the concentration of sulfate ion। concentration को ऐसे आपको डिनोट करना होता है, मैं लिख दिया बेटा। it is done by decreasing the concentration of sulfate ion and it is done by the K+ ion of salt bridge। जो K+ आयन था ना बेटा, यही K+ आयन ही इतना सारा कुछ करके चला गया, क्योंकि K+ आयन अगर आएगा तो इसके साथ रिएक्ट करेगा और पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे जिंक ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आपने ZnCl2 सॉल्युबल सॉल्ट बनाया, ये भी एक सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा K2SO4 का। तो इससे क्या हो जाएगा बेटा ना, इससे सल्फेट का कंसेंट्रेशन कम हो गया तो पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली होने वाला है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Copper2+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सिंपल सी बात है। यही आपका सॉल्ट ब्रिज का नीड बेटा। तो इसका मतलब सर सॉल्ट ब्रिज का जो आपने नीड दिखाया, तो ये सॉल्ट ब्रिज का ये सब कॉन्सेप्ट है सर, बिल्कुल। तो सॉल्ट ब्रिज ने किया क्या सर ना, देखिए फंक्शन। अब सुनो बेटा, ये जो सॉल्ट ब्रिज हमने लिखा ना बेटा, इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होगा? बच्चा बोलेंगे कि सर सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन थोड़ा बताइए। पहले आप मुझे बताओ बेटा, क्या ये सेल आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे? नहीं, कहीं पे पॉजिटिव ज्यादा तो कहीं पे नेगेटिव ज्यादा। तो पहले क्या है बेटा, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द हाफ सेल। ये जो दोनों हाफ सेल है ना, इनका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है बेटा। दूसरा क्या है बेटा, इट कंप्लीट्स द सर्किट। It completes the circuit by ensuring the flow of electron, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो गया था बेटा। अब जब अपने सॉल्ट ब्रिज भर दिया, सॉल्ट ब्रिज के वजह से अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर से स्टार्ट हो गया बेटा। अब देखो ये देखो आपका ऐसा था ना बेटा, देखो ये ऐसा था ना, देखो अब देखो कैसे आपका ये जो पूरा का पूरा टेंडेंसी चक्कर क्या है, देखो बेटा ऐसे देखो, सर्किट बंद, देखो ये सर्किट बन गया है। मतलब दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को या फिर दो इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ने का काम क्या कौन करता है? ये सॉल्ट ब्रिज करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट द सर्किट बाय एंश्योरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या है बेटा, इट रिड्यूसेस द जंक्शन पोटेंशियल। देखो बेटा, जंक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा, कि जंक्शन में अलग अलग चार्ज डेवलप करने की वजह से, जंक्शन मतलब ये यहाँ पे अलग अलग चार्ज, देखो बेटा कभी पॉजिटिव ज्यादा कभी नेगेटिव ज्यादा, तो उससे क्या होता है आउटपुट वोल्टेज। इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है सर डैनियल सेल का? 1.1 वोल्ट। तो 1.1 वोल्ट में जो 1.1 वोल्ट का
जो प्रोडक्टिविटी था ना बेटा, जो प्रोडक्शन होने वाला था इतना वोल्टेज, और वोल्टेज कम हो जाएगा। अरे सेल जनरेट कर रहे हो, सेल का प्रस्तुति कर रहे हो, और आपका इलेक्ट्रॉन का, आपका वोल्टेज का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो सेल का प्रोडक्शन, सेल का ऑपरेशन का क्या फायदा हुआ? मतलब सेल का यहाँ पे यूज कहाँ हुआ? जो अगर उसका वोल्टेज ही कम हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज, तो इस आउटपुट वोल्टेज को कम करने के लिए आपको जंक्शन पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। और वो करता कौन है? ऑब्वियसली सॉल्ट ब्रिज करता है। तो यही सब होते हैं बेटा टेंडेंसी। तो बेटा अब चलता हूं बेटा, आपको इसी चीज को बेटा मैं आपके सामने थोड़ा और प्रस्तुत करता हूं कि सर डैनियल सेल तो हो गया। अब आपने बोला कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी होते हैं, तो कैसे होते हैं? तो देखते हैं बेटा, यहां पे फोकस करो। देखो बेटा, तो क्या करना है बेटा ना, मैंने क्या किया अभी तक, मैंने पढ़ाया क्या आपको बेटा? मैंने पढ़ाया कि देखो बेटा, ये आपका एक सेल का अरेंजमेंट था जिसको मैंने डैनियल सेल बोला। और डैनियल सेल में क्या था बेटा, यहाँ पे मैंने जिंक लिया था और यहाँ पे मैंने कॉपर लिया था। ये जिंक का रॉड था, ये कॉपर का रॉड था, और मैंने एक एक्सटर्नल आपको एक एमीटर से जोड़ा था तो सीधी फ्लो ऑफ करंट। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या लिया था बेटा ना, इसका इलेक्ट्रोलाइट लिया था जिंक सल्फेट, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोलाइट लिया था कॉपर का, जिसका नाम था कॉपर सल्फेट। ओके, और आपने क्या बोला कि जिंक जब Zn2+ में कन्वर्ट होगा तो आपका जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है सर इसी के थ्रू आएगा, और यहाँ पे जो कॉपर 2+ है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो टाइम टू टाइम आपका जिंक का प्रोडक्शन थोड़ा कम होता जाएगा, मतलब जिंक का आपका कंसेंट्रेशन या फिर इस रॉड का मास कम होता जाएगा, और इस कॉपर की रॉड की मास थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिंक आपका यहाँ से डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर यहाँ पे आपका बढ़ रहा है। तो यही मैंने आपको सिखाया। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो एक यहाँ पे जो अरेंजमेंट देख रहे हो ना बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ एनोड से कैथोड, इसको एनोड बोलते हैं, और इसको कैथोड बोलते हैं। जहां पे ऑक्सीडेशन उसको एनोड बोलेंगे। अब ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, तो करंट का फ्लो कहाँ से होगा ना सर? यहाँ से यहाँ होगा, ये करंट का फ्लो होगा बेटा, ये करंट का फ्लो। तो करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन की फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो बेटा जो डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड, और करंट का फ्लो कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड पे होगा। बट सर आपने बोला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और एक अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बेटा सुनो, अभी तक जो मैंने सिखाया ये तो आपने सीखा, और मैंने और एक चीज भी बताया बेटा कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिखाना पड़ता है, जो कि बेटा आपका एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है, जिसमें आपको क्या भरना है ना, आपको एक पेस्ट भरना है, मीडियम जिसको बोलते हैं अगर का पेस्ट भरना है, जिससे आपका आयन का फ्लो होगा। साथ में इलेक्ट्रोलाइट भरना है, जो मैंने डिटेल में सिखाया बेटा। अब बात यह है बेटा कि सर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहाँ पे आया? ये तो आपका गैल्वेनिक सेल है। अब बात क्या है, देखो इसको यहाँ पे मैं और एक अरेंजमेंट दिखाता हूँ आपके सामने। सपोज बेटा मैंने देखो बेटा एक और एक अरेंजमेंट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको थोड़ा फील करना। अब सुनो अच्छे से, ओके? इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक ओके ओके देखो बेटा, ओके इसको थोड़ा मैं आपके सामने थोड़ा सुंदर बना देता हूँ। ओके हाँ ये ओके, और इसको मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ। ओके, तो देखो बेटा इस अरेंजमेंट को तो एक बार फील करो। देखो मैंने क्या किया, पहला जो अरेंजमेंट था ना बेटा यहाँ तक था, देखो ये वाला ये अरेंजमेंट, पहला वाला अरेंजमेंट। ओके, इसको हम गैल्वेनिक सेल बोला। यहाँ पे देखो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ से आपका कनेक्शन किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ। ये देखो बेटा ये जो वायर है इसको रियोस्टेट बोलते हैं, ओके फिजिक्स में पढ़ोगे। और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी लगाया है, और जहाँ पे आप एक्सटर्नल बैटरी लगाते हो ना बेटा, वो ऑब्वियसली समझ लो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अरेंजमेंट है। मतलब समझो इस चीज को, मतलब मैं आपको इंडायरेक्टली बोलना चाहता हूँ बेटा, यहाँ से यहाँ जो अरेंजमेंट है ना बेटा, वो आपका डैनियल सेल है या फिर गैल्वेनिक सेल है, और यहाँ से यहाँ जो अरेंजमेंट है ना बेटा, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और इन दोनों सेल को, दोनों अरेंजमेंट को अगर ऐड कर दोगे, ये पूरा वाला अरेंजमेंट आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ओके,
ये दोनों को आप अगर ऐड कर दोगे तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मैंने आपको बोला ना बेटा, ये दोनों अरेंजमेंट को हमको ऐड करके दिखाना होगा। देखो ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, और यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल सोर्स का बैटरी है। इसका बैटरी का वोल्टेज कितना मुझे नहीं पता, जो आप लगाओगे मार्केट से वही होगा। आप मार्केट से जो लाओगे ना बेटा वही बैटरी आप लगाओगे, आपका मर्जी। और यहाँ पे देखो ये एक वायर दिख रहा है ना बेटा, ये रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने के लिए इसको रियोस्टाट बोला जाता है। और ये देखो बेटा आपका ये हो गया आपका गैल्वेनिक सेल, और ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको एक चीज मैं आपको कंफर्म करता हूं बेटा, कि जो गैल्वेनिक सेल आप देख रहे हो ना, जिसको डैनियल सेल बोलते हो, जहाँ पे जिंक कॉपर का अरेंजमेंट होता है, वहां पे जो एक्सटर्नल वोल्टेज आता है या फिर जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, एक्सटर्नल वोल्टेज तो नहीं बोल सकते, जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो कैसे पता चलेगा? तो अगर हम यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा देंगे ना बेटा, तो ये वोल्टमीटर रीडिंग देगा, और रीडिंग हमेशा आता है बेटा 1.1 वोल्ट। ये मेरे पास मान लो 1.1 वोल्ट का ही जिंक कॉपर का अरेंजमेंट वोल्टेज देगा, मतलब वोल्टेज इतना प्रोड्यूस होगा। मतलब यहाँ पे जो अरेंजमेंट आप दिख रहे हो जिंक कॉपर का, इस अरेंजमेंट में वोल्ट मीटर ने 1.1 वोल्ट का अरेंजमेंट दिखाया, या फिर 1.1 वोल्ट का वोल्टेज दिखाया, मतलब प्रोडक्शन वोल्टेज। अब मैं आपको तीन चीज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सर ये बताइए कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो ये तो हो गया, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला, इसका सर क्या कुछ फंडा समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपके सामने तीन केस प्रस्तुत करूंगा जो कि एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। पहला है बेटा केस 1। बेटा देखो यहाँ पे सपोज मैंने जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब जो बैटरी में मार्केट से खरीद के लाया हूँ बेटा, वो एक्सटर्नल वोल्टेज अगर आपका लेस देन 1.1 वोल्ट होगा, तो देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है ना बेटा, यहाँ पे जो बैटरी आपका जो आप बाहर से लाए हो, इसका जो वोल्टेज है वो 1.1 वोल्ट से कम है। ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 1.1 वोल्ट। ये वाला अरेंजमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं 1.1 वोल्ट। बाहर से जो बैटरी खरीद के लाए हो लेस देन 1.1 वोल्ट है। तो मुझे बोलो क्या बेटा इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ से यहाँ आपका वोल्टेज तो सप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है, मतलब वहां पे फ्लो करते हैं जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है। अब देखो इस वायर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस उससे कम है, तो इलेक्ट्रॉन प्रीफर करेगा कि भाई मैं इसी वायर में ही ट्रैवल करूंगा। देखो पिंक वाला एरिया को देखो, मैं इसी वायर में ही ट्रैवल करूंगा, मैं ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस कम है, मैं ऊपर क्यों जाऊं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना अच्छा होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने का चांस ही नहीं है। तो इसीलिए बेटा जब एक्सटर्नल वोल्टेज आपका लेस देन 1.1 वोल्ट होता है ना, द एंटायर अरेंजमेंट जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हो, द एंटायर अरेंजमेंट बिहेव्स लाइक ए गैल्वेनिक सेल। सर क्यों? क्योंकि आपका उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रहना या फिर ना रहना इसको कोई मतलब ही नहीं भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है, तो उस सेल को लगाने का क्या मतलब है? तो 1.1 वोल्ट से अगर कम आपने बैटरी लगा दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अरेंजमेंट ऊपर वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो आपका यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी यहाँ से यहाँ अंदर करंट का या फिर यहाँ से यहाँ करंट का फ्लो का चांस ही नहीं है। तो उसको लगाना ना लगाना बिगड़ के बात इक्वल हो गया ना बेटा, मतलब इसका लगाना ही बेकार हो गया। तो इसका मतलब पूरा का पूरा अरेंजमेंट अब बिहेव करेगा एज ए गैल्वेनिक सेल। पर बेटा अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज को अगर आपने 1.1 वोल्ट करा दिया, देखो अब एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.1 वोल्ट होगा तो क्या होगा? देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज सेकंड वोल्टेज लिया ना बेटा, तो उसको मैंने लिया, इसको लिया बेटा मैंने, क्या ले लिया? इसका ले लिया इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट से ले लिया। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा? सुनो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो जिंक से फ्लो कर रहा है, जब इस जंक्शन में आएगा, देखो इस जंक्शन को फोकस करो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकता है। पर बेटा देखो इस वायर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 1.1, इस वायर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 1.1, तो इलेक्ट्रॉन को होता है बहुत ज्यादा दिक्कत, क्योंकि बेटा पाथ इज अनडिफाइंड। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना बेटा, वापस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने का कोशिश करेगा कि भाई
नाउ आई एम कंफ्यूज्ड, तो मुझे फिर से इसी रॉड पे जाना है, जिंक रॉड, जहां से इलेक्ट्रॉन आपका निकला है। तो सिंपल सी बात है बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, मतलब ये सेल आपका काम ही नहीं करेगा, ना ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा, ना ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। आपका अरेंजमेंट बेकार का बेकार हो गया। जब एक्सटर्नल वोल्टेज इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, द एंटायर अरेंजमेंट will not work। तो अरेंजमेंट में ना आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कुछ झलक देखने को मिलेगा, ना गैल्वेनिक सेल का कुछ झलक देखने को मिलेगा, अरेंजमेंट काम ही नहीं करेगा। बट बेटा अगर आपने केस 3 में जो एक्सटर्नल वोल्टेज आपने लिया, वो एक्सटर्नल वोल्टेज अगर ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट लिया, अगर आपने उस एक्सटर्नल वोल्टेज को यहाँ पे बेटा, इस एक्सटर्नल वोल्टेज को आपने ग्रेटर देन 1.1 ले लिया, ग्रेटर देन 1.1, ओके, आपने क्या किया, उस एक्सटर्नल वोल्टेज को ग्रेटर देन 1.1 लिया, ग्रेटर देन, मतलब जो वोल्टेज ये प्रोवाइड कर रहा है उससे ज्यादा वोल्टेज बाहर की बैटरी आपका प्रोड्यूस कर रहा है, बाहर का बैटरी आपका ज्यादा दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो हाई पोटेंशियल से फ्लो करेगा लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे फ्लो का आपका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल बैटरी जो लगा रहा है, एक्सटर्नल सोर्स ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था सर, कौन सा, यहाँ पे ये वाला रिएक्शन हो रहा था, जिंक आपका Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता था, कॉपर 2+, कॉपर को एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर बन रहा था। ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन इसको बोलते हैं। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन आया ना, तो ये उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, चार्जिंग वाला रिएक्शन, मतलब ये वाला ये अपोजिट हो जाएगा, ये चार्जिंग वाला ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब रिएक्शन पूरा उल्टा हो गया। क्योंकि जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस चल रहा था ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता क्या बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, तो ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो पहले चल रहा था ये पूरा उल्टा हो जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा जिंक आपको यहाँ पे प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा इस रिएक्शन की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Zn बनेगा, और कॉपर यहाँ पे डिसॉल्व करता हुआ दिखेगा बेटा, डिसॉल्व करता हुआ कॉपर दिखेगा, मतलब आपका कॉपर आपका फिर से सॉल्यूशन में जाने लगेगा और इलेक्ट्रॉन को मतलब इनडायरेक्टली देखा जाएगा ना बेटा। तो जो खत्म हो रहा था जिंक, ये जो जिंक खत्म हो रहा था ना, इस जिंक को फिर से इस जिंक की अमाउंट को बढ़ाने के लिए, रॉड में जिंक की कंसेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, पतला हो रहा था रॉड आपका, तो आपने क्या किया, एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दिया, तो आपका उल्टा करके फ्लो करेगा, मतलब ऊपर से नीचे करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली ये जिंक का फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट होगा बाय दिस रिएक्शन, और कॉपर का डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू दिस रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो इसीलिए बेटा जब एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, द एंटायर अरेंजमेंट behaves like a electrolytic cell, मतलब ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो यही था बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको और एक बार बुक पढ़ लेना है बेटा, चाहे एनसीईआरटी पढ़ो या फिर जीआरपी पढ़ो या फिर प्रैक्टिस पढ़ो, उसमें मैंने जो आपको नोट दिया बेटा, उस नोट को टैली करके और अच्छे से इसको लिखो एग्जाम में और फुल मार्क्स लेके आओ। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।